वेलकम टू वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ ANTS PT5। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है 51। इसमें पूछा है फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजिंग पॉइंट इज -0.186 डिग्री सेल्सियस, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन इज, और हमें KF और KB का वैल्यू दिया है। तो हमें पता है सॉल्वेंट वाटर होगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है -0.186 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF का वैल्यू है 0.186 डिग्री सेल्सियस। एंड हमें पता है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, जहां पे KF है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एंड M इज द मोलालिटी। तो KF इंटू M है 0.186 और क्वेश्चन में हमें KF का वैल्यू दिया है 1.86। तो यहां से मिलेगा हमें मोलालिटी इज इक्वल टू 0.186 डिवाइडेड बाय KF 1.86 विच इज इक्वल टू 0.1। सो मोलालिटी इज 0.1 और हमसे पूछा है एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB, इसका फॉर्मूला है KB इंटू M, और क्वेश्चन में हमें KB का वैल्यू दिया है 0.512। सो 0.512 इंटू मोलालिटी विच इज 0.1, और यहाँ से मिलेगा हमें 0.0512 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52। इसमें पूछा है द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 17 डिग्री सेल्सियस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.75 ग्राम ऑफ सुक्रोज पर 150 ml सॉल्यूशन इज। तो सुक्रोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है C12H22O11 और हमें इसका निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर पाई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू I इंटू CRT, जहां पे I है वांट ऑफ फैक्टर, C इज द कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, R इज द गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसके वैल्यूज पुट करेंगे। तो सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर होता है 1 एंड कंसंट्रेशन मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो सोल्यूट के मोल्स हो जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास। तो सुक्रोज का गिवन मास है 1.75 ग्राम एंड सुक्रोज का मोलर मास होता है 342 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो लीटर में वॉल्यूम हो जाएगी 0.15 इंटू गैस कांस्टेंट R विच इज 0.0821 एंड टेम्परेचर इन केल्विन 17 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 290 केल्विन। तो ये वैल्यू आ जाएगी इन एटमॉस्फेयर, और सॉल्व करने पे दिस इज अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 0.81 एटमॉस्फेयर। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53। इसमें पूछा है by dissolving 10 gram of a non-volatile solute in 100 gram of benzene, the boiling point rises by 1 degree Celsius. The molecular mass of solute is, और हमें बेंजीन के लिए KB का वैल्यू दिया है। सो बॉइलिंग पॉइंट राइज कर रहा है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB का वैल्यू दिया है 1 एंड डेल्टा TB का एक्सप्रेशन होता है KB इंटू मोलालिटी विच इज इक्वल टू 1, और हमें निकालना है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। सो KB का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 2.53 एंड मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो सोल्यूट के मोल्स हो जाएंगे गिवन मास 10 ग्राम बाय द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट जो M मान लेते हैं, जो हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो सॉल्वेंट बेंजीन है, उसका मास 100 ग्राम है, तो kg में ये मास हो जाएगा 0.1 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मिलेगा हमें मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2.53 इंटू 100 ग्राम एंड दिस इज इक्वल टू 253 ग्राम। दिस इज द आंसर। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 253। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। इसमें पूछा है द अमाउंट ऑफ अमोनियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर्स ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन इज। तो हमें अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन में वॉल्यूम दिया है और मोलैरिटी दिया है। सो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, एंड मोलैरिटी दिया है 2 मोलर एंड वॉल्यूम है 2 लीटर्स। तो हमें 4 मोल चाहिए अमोनियम सल्फेट के, और अमोनियम सल्फेट इज NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये है अमोनियम सल्फेट और हमें इसका मास चाहिए, तो इसका वेट या मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स विच इज 4 इंटू
इसका मोलर मास, और अमोनियम सल्फेट का मोलर मास इज 132 ग्राम्स, दिस इज इक्वल टू 528 ग्राम्स। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिस इज द मास ऑफ अमोनियम सल्फेट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, इसमें पूछा है a 0.004 molar solution of Na2SO4 is isotonic with a 0.010 molar solution of glucose at same temperature. The apparent degree of dissociation of Na2SO4 is, तो हमें सोडियम सल्फेट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है, और हमें दिया है ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, इसका मतलब दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। So we can say osmotic pressure pi of Na2SO4 sodium sulfate solution is equal to osmotic pressure pi of glucose solution। दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो osmotic pressure pi का एक्सप्रेशन है I into CRT। So I CRT of sodium sulfate is equal to I CRT of glucose। अच्छा, want of factor I of Na2SO4 into CRT of Na2SO4, तो Na2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.004 इंटू RT, दोनों का टेम्परेचर सेम है, इज इक्वल टू ICRT ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसका वांट ऑफ फैक्टर 1 है, इंटू ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.010 इंटू RT। तो यहाँ से वी कैन से RT गेट्स कैंसल्ड एंड हमें यहाँ से मिलेगा वांट ऑफ फैक्टर Na2SO4। सोडियम सल्फेट का वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा 0.01 बाय 0.004 विच इज इक्वल टू 2.5। तो हमें इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर आ चुका है 2.5, और इस I की वैल्यू से हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। सो सोडियम सल्फेट डिसोसिएट इस तरीके से होता है सॉल्यूशन के अंदर, इट विल डिसोसिएट टू गिव 2Na प्लस SO4 2-, और डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर I का फॉर्मूला होता है 1 + n-1 इंटू अल्फा, जहाँ पे n है द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्वस प्रोडक्ट्स। तो इस केस में n की वैल्यू हो जाएगी 2 + 1 3। सो I हमने निकाल लिया है 2.5, तो 2.5 इज इक्वल टू 1 प्लस, और n की वैल्यू है 2 + 1 3 -1, और अल्फा हमें निकालना है, तो यहाँ से मिलेगा हमें 2.5 इज इक्वल टू 1 + 2 अल्फा, और यहाँ से मिलेगा हमें 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.5, तो यहाँ से मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 0.75। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.75, तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये हो जाएगा 0.75 इंटू 100 विच इज 75%। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 75%। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, इसमें पूछा है डेंसिटी ऑफ अ 2.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो हमें मोलारिटी दिया है और हमें डेंसिटी दिया है और मोलालिटी पूछा है ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो इनके बीच में रिलेशन होता है मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू m डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस m इंटू m1, जहाँ पे कैपिटल M इज द मोलारिटी, D इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml एंड m1 इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये बन जाएगा 1000 इंटू मोलारिटी दिया है 2.05 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में 1.02 माइनस मोलारिटी M विच इज 2.05 एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट है हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH और इसका मोलर मास है 60। तो अब हमें सॉल्व करना है इसे, तो यहाँ से मिलेगा हमें मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू 2.05, ये बन जाएगा 2050 डिवाइडेड बाय देन वी हैव 1020 एंड दिस वैल्यू इज 2.05 इंटू 60 इज 123। सो ये बन जाएगा 2050 बाय 897 and this is approximately 2.28। so ये है मोलालिटी 2.28 मोल पर kg। so हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, इसमें पूछा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इन बेंजीन
is 720 mm and that of solvent is 760 mm, the molality of the solution is. तो हमें P0 और PS दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और हमें मोलालिटी पूछा है. तो इसके लिए वी कैन यूज द रिलेशन P0 माइनस PS बाई PS इज इक्वल टू मोलालिटी M इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट बाई 1000. सो इस फॉर्मूले के हेल्प से या इस रिलेशन की हेल्प से हम निकालेंगे मोलालिटी M. सो P0 विच इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हमें दिया है 760 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें दिया है 722 डिवाइडेड बाय PS विच इज 722. दिस इज इक्वल टू मोलालिटी M इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट है बेंजीन, बेंजीन इज C6H6, इसका मोलर मास है 78, तो ये बन जाएगा 78 बाई 1000. तो यहाँ से हमें सॉल्व करना है मोलालिटी, और यहाँ से सॉल्व करने पे M आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.674. सो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58. इसमें पूछा है 1 kg of water under a nitrogen pressure of 1 atmosphere dissolves 0.02 gram of nitrogen at 293 Kelvin. Calculate Henry's law constant. तो हमें हेनरीज कांस्टेंट KH निकालना है, और इसके लिए हम यूज करेंगे हेनरीज इक्वेशन. जो इक्वेशन है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस N2, ये हो जाएगा हेनरीज कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस N2. तो ये है हेनरीज इक्वेशन. यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं. तो नाइट्रोजन का प्रेशर हमें दिया है 1 एटमॉस्फेयर, तो ये है 1. KH हमें निकालना है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 ये हो जाएगा मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स में आएंगे मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर H2O. तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं. तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू KH इनटू, अब मोल्स ऑफ N2 हो जाएंगे गिवन मास ऑफ N2 बाय मोलर मास ऑफ N2. सो N2 का मास दिया है 0.02 बाय मोलर मास ऑफ N2 है 28 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर. सो N2 के मोल्स तो सेम ही है 0.02 बाय 28 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, और वाटर के मोल्स हो जाएंगे गिवन मास बाय मोलर मास. तो गिवन मास ऑफ वाटर है 1 kg, तो ग्राम में हो जाएगा 1000 ग्राम, और वाटर का मोलर मास है 18. तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि 1000 बाई 18 विच इज अप्रोक्सीमेटली 55.55, और उसके सामने मोल्स ऑफ N2 को हम इग्नोर कर सकते हैं. तो ये बन जाएगा KH इज इक्वल टू, तो KH यहाँ से बन जाएगा 1000 बाई 18 इंटू 28 बाई 0.02. तो ये बन जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेट KH, और इसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 7.7 इंटू 10 टू द पावर 4 ATM. तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59. इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलल एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, और हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. सो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है I इंटू KF इंटू M. तो सभी सॉल्यूशंस के लिए मोलालिटी सेम है, तो ये सभी के लिए सेम है, और KF जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है तो वो भी सबके लिए सेम होगा, क्योंकि सभी के लिए सॉल्वेंट सेम है वाटर. इसका मतलब जिसका वांट ऑफ फैक्टर I ज़्यादा होगा उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और जिसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो वी कैन से उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो जाएगा. तो सबसे कम या लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका होगा जिसका वांट ऑफ फैक्टर I हाईएस्ट होगा. तो हमें देखना है सबसे ज़्यादा वांट ऑफ फैक्टर I किसका है. तो ऑप्शन ए में हमें दिया है एल्यूमिनियम सल्फेट. तो Al2SO4 होल थ्राइस जब ये डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन के अंदर तो ये देगा हमें 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 SO4 2 माइनस. इसका मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट का 1 मोल हमें टोटल 2 + 3 5 मोल्स देगा इन द सॉल्यूशन. इसका मतलब I इज इक्वल टू 5. यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि 100% डिसोसिएशन होगा. तो A के लिए I है 5. ऑप्शन बी यूरिया. अब यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट नहीं होता है, तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर I है 1. ऑप्शन सी KI. अब KI जब डिसोसिएट होगा तो ये देगा हमें K प्लस I माइनस. तो इसके 1 मोल के 100% डिसोसिएशन से हमें मिलेंगे 2 मोल. इसका मतलब इसका I का वैल्यू है 2. एंड ऑप्शन डी में वी हैव C12
H22O11 सुक्रोज, और वो भी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए भी I है 1। तो चारों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू है ऑप्शन ए में I = 5, तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट भी इसी का होगा, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सम गैसेस एट 293 केल्विन इज गिवन बिलो, अरेंज द गैसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो हमें यहाँ पे 4 गैसेस दिए हैं और हमें उनका हेनरीज कांस्टेंट KH का वैल्यू दिया है और हमें सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि जिस गैस के लिए KH का वैल्यू ज़्यादा होगा, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसके लिए सॉल्युबिलिटी कम होती है। सो हायर इज द KH, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा KH का वैल्यू या हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू हीलियम के लिए दिया है 145, तो सबसे कम सॉल्युबल गैस भी हीलियम होगा, तो लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी हीलियम की होगी। और हीलियम के बाद में नेक्स्ट नंबर है नाइट्रोजन का N2 76.5, तो हीलियम के बाद में आ जाएगा सॉल्युबिलिटी में N2। और उसके बाद में वी कैन सी हाइड्रोजन है 69, तो ये बन जाएगा H2। और सबसे कम KH की वैल्यू है O2 के लिए, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा O2 का, तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन ए में दिया है डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल टू 0। डेल्टा एस मिक्सिंग का मतलब एंट्रोपी चेंज की बात हो रही है, और जब भी हम दो लिक्विड को मिक्स करेंगे और बनाएंगे उसका आइडियल सॉल्यूशन, तो मिक्सिंग में हमेशा रैंडमनेस बढ़ती है। रैंडमनेस बढ़ेगी मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी, तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस हो जाएगा पॉजिटिव। ये 0 नहीं होगा, ये होगा पॉजिटिव। इसका मतलब जो दिया है वो इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ही पूछा था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए विल बी द आंसर। और ऑप्शन बी में दिया है डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर कोई एनर्जी का चेंज नहीं होता है। ऑप्शन सी में दिया है इट ओबेज राउट्स लॉ, ये भी सही है, राउट्स लॉ फॉलो करेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। एंड ऑप्शन डी में दिया है डेल्टा वी मिक्सिंग 0, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं होता है, तो ये सही दिया है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। इसमें पूछा है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस आर रेस्पेक्टिवली। तो रेट कांस्टेंट K के यूनिट का जनरल एक्सप्रेशन है मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n पर सेकेंड, जहाँ पे n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर हम बात करें 0 ऑर्डर रिएक्शन की, तो n विल बी 0, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बन जाएगा मोल पर लीटर, और 1 - n विच इज 1 - 0, तो ये बन जाएगा 1 पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर। और जब फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे n इज इक्वल टू 1, तो 1 - 1 बन जाएगा 0, तो ये टर्म रहेगा ही नहीं, ये बन जाएगा सेकेंड -1। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। इसमें पूछा है द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज 480 सेकेंड्स इज। तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ T हाफ होता है ln2/K। सो यहाँ से मिलेगा रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू ln2/T हाफ। तो T हाफ हमें क्वेश्चन में दिया है 480 सेकेंड्स, तो रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू ln2 होता है 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ दिया है 480 सेकेंड्स, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.44 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा रेट कांस्टेंट, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। इसमें पूछा है द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन A + B फॉर्मिंग C + D + 38 किलो कैलोरी इज 20 किलो कैलोरी। तो हमें फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, और रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है। तो हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H जो होता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस गिवन रिएक्शन में हम वी कैन सी 38 किलो कैलोरी हीट रिलीज हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट में दिया है, और जब हीट रिलीज होती है तो डेल्टा H इज नेगेटिव, इसका मतलब डेल्टा H इज -38 किलो कैलोरी। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दिया है 20 माइनस EA बैकवर्ड,
सो ये बैकवर्ड या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये बन जाएगा 20 + 38 विच इज 58 किलो कैलोरी। सो बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी जो पूछा है वो है 58 किलो कैलोरी। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। इसमें पूछा है A + 2B फॉर्मिंग C + D हमें रिएक्शन दिया है और हमें -dA/dt दिया है और -dB/dt पूछा है। इसका मतलब कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A दिया है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B पूछा है। सो वी नो कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बीच में रिलेशन होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A रिएक्टेंट A डिवाइडेड बाय इट्स कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट B डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ B कितना है 2। तो बस ये बन जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A है -dA/dt बाई 1, ये हो जाएगा 1/2 इंटू -dB/dt। तो यहां से मिलेगा हमें -dB/dt विच इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B इज 2 टाइम्स ऑफ -dA/dt। तो ये बन जाएगा 2 इंटू और क्वेश्चन में -dA/dt दिया है 5 × 10⁻⁻⁴। तो ये बन जाएगा 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66। इसमें पूछा है रेट ऑफ विच रिएक्शंस इंक्रीज विद टेम्परेचर। तो किसी भी रिएक्शन के लिए रेट लॉ का जनरल एक्सप्रेशन है रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, उसके बाद कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स आते हैं टू द पावर ऑर्डर। तो यहाँ से वी कैन सी दैट रेट कांस्टेंट अगर के बढ़ेगा तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। अब रेट कांस्टेंट के का एक्सप्रेशन है फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू a e⁻⁻⁸ तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमेशा रेट कांस्टेंट के का वैल्यू इंक्रीज होगा, चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट के हमेशा बढ़ेगा और अगर रेट कांस्टेंट के बढ़ेगा इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। तो चाहे एंडोथर्मिक हो या चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे द रेट विल इंक्रीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑफ एनी रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67। तो इसमें हमें एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है और पूछा है मोलिकुलरिटी क्या होगा। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब कि ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है एंड हमें पता है कि मोलिकुलरिटी हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेप रिएक्शन या एक एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइन करते हैं। ये मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए डिफाइंड ही नहीं होता है, इट हैज़ नो मीनिंग। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द मोलिकुलरिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज़ नो मीनिंग। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। इसमें पूछा है द प्लॉट ऑफ ln(k) वर्सेस 1/t इज लीनियर विद स्लोप ऑफ। सो हमें पता है आर्हेनियस इक्वेशन है रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू a e⁻⁻⁸ तो अगर हम लॉग लें तो ये बन जाएगा ln(k) इज इक्वल टू ln(a) माइनस EA/RT। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ln(k) वर्सेस 1/t का, मतलब कि अगर ln(k) हो y एक्सिस पे और 1/t हो अगर x एक्सिस पे, तो वी कैन सी ये इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो दिस इक्वेशन इज ऑफ स्ट्रेट लाइन और स्लोप m हो जाएगा, इसका स्लोप m हो जाएगा -EA/r। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लोप इज -EA/r। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक पार्ट से और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 69 में देखेंगे तो आपको क्या दिया है, मैच द कॉलम दिया है और मैच द कॉलम में आपको एक एक करके हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैच कर लेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे आप पहला देखोगे, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है इस तरह से बेंजीन है और इस पे Cl2 है और क्या है आपके पास AlCl3। तो यहाँ से क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये तो क्लोरीनेशन रिएक्शन है ना, हेलोजिनेशन है। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ से क्या है, क्लोरीन है तो Cl और Cl है और साथ में क्या आपके पास AlCl3 है। तो ये क्या करेगा, इसका जो लोन पेयर है ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ से Cl और AlCl3 इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव और इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ से तोड़ के निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, Cl पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा और यही जो इलेक्ट्रोफाइल है यही जाके आपके पास क्या हो जाएगा, इस बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा, है ना। और यहाँ CH3 लगा है,
क्वेश्चन में यहाँ CH3 तो CH3 है तो क्या है, टॉलिन दिया हुआ है। बताओ ये जो ग्रुप है ये कैसा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो कहाँ जुड़ेगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो मतलब अपने को ढूंढना है कि ऑर्थो और पैरा पे कहाँ पर जुड़ा हुआ है क्लोरीन। तो आप देखोगे R पे जुड़ा हुआ है, यानी एक चीज़ तो समझ में आई अपने पास कि A का जो है वो R हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे पैरा पे नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, इसलिए हम लोग ऑर्थो वाले को कंसिडर कर रहे हैं। दूसरे वाले में आपके पास क्या दिया हुआ है, CH3 Cl2 है और HNU दिया हुआ है। HNU दिया हुआ है यानी सनलाइट के प्रेजेंस में है, और सनलाइट के प्रेजेंस में है तो क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और फ्री रेडिकल बनेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास ये जो CH3 है, ये जो CH3 है यहाँ से एक H हट जाएगा, और इसके बदले यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ से H हटेगा और यहाँ से क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो इस पे कौन आके जुड़ जाएगा, इस तरह से बेंजीन पे CH2Cl हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं CH2Cl कौन सा है। तो B से जो है आपके पास कौन जुड़ जाएगा, आपके पास P जुड़ जाएगा। B से कौन जुड़ जाएगा, P जुड़ जाएगा, राइट। उसके बाद फिर लास्ट वाले ऑप्शन में भी आपके पास क्या दिखता है, सेम मैकेनिज्म होगा। अगर आपके पास दिया है ये है, ये फिर से एक्टिवेटिंग है और कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। और CH3Cl है और क्या दिया हुआ है, AlCl3 दिया है। तो सेम मैकेनिज्म होगा जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले में क्लोरीनेशन में, वैसा ही यहाँ भी होता है। ये इस पे इस तरह से इसको डोनेट करेगा और यहाँ से तोड़ के निकल जाएगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा आपको वो क्या मिल जाएगा, CH3 पॉजिटिव, है ना। और ये CH3 पॉजिटिव कहाँ से जुड़ेगा, फिर से ये कैसा आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो पे या फिर पैरा पे जाके जुड़ जाएगा। तो आपके पास दिख रहा है ये क्या है, Q है। तो आप बोल सकते हो आंसर मिल गया सर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेते हैं कि A से अपने पास क्या हो गया, A से कौन जुड़ा था, A से जुड़ा था अपना R, A से जुड़ा R। और B से अपने पास क्या है, कौन जुड़ गया, B से जुड़ गया P, B से जुड़ गया P। और उसके बाद अगर C से हम लोग बात करें तो C से हम लोगों के पास क्या जुड़ा, CH3, तो ये जुड़ गया Q, ये क्या जुड़ गया, Q। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मिलता है, AR, उसके बाद फिर B के बाद P है और C पे Q है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है वो B जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा है कि जो पैरा है आपके पास इस तरीके से बेंजीन है, इस पे एक जुड़ा है CH3 और एक जुड़ा है NO2, ठीक है। फिर बोल रहा है इज मोर रिएक्टिव देन, दोनों पे ही NO2 जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2। तो एक चीज़ तो सेम है कि यहाँ पर ये वाला फैक्टर अपने पास क्या है, सेम है, और ये वाला फैक्टर जो है ये अपने पास डिफरेंट है। तो अब स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं क्या लिखता है क्वेश्चन नंबर 70 में। तो हम लोग देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या लिखता है। स्टेटमेंट बोलता है कि आपके पास जो पैरा वाला है CH3C6H5NO2 इज मोर रिएक्टिव देन पैरा NO2 C6H5NO2 टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। बोल रहा है ये जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है दूसरे वाले से, है ना। और हम लोग जानते हैं कि ये जो ग्रुप है ये कैसा एक्टिवेटिंग है ना, और ये कैसा आपके पास डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, उस पर इलेक्ट्रोफाइल की जुड़ने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि इस पे जुड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जबकि इस पे विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इस पे इलेक्ट्रोफाइल के जुड़ने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। तो आप बोलोगे कि ये जो बात लिखा है सर मोर रिएक्टिव वाली बात, ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। और वही अगर स्टेटमेंट 2 में देखें तो CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक उसी तरीके से फिर लिखता है NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये कैसा होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहाँ जुड़ते हैं, मेटा पे जाके जुड़ते हैं। इसका मतलब अपने पास स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो इसका आंसर जो है वो ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 71। इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव देगा, किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो देख लेते हैं ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव कौन दे सकता है। तो जिसमें आपके पास क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। हम लोग जानते हैं ब्रोमीन वाटर जब दिखता है तो ऑर्थो और पैरा पे सब पे एक साथ जाके जुड़ जाता है। तो आपको क्या देखना है कि किस पे ऑर्थो और पैरा पे जाके एक साथ जुड़ पा रहा है, ट्राइब्रोमो दे सकता है, यानी 3 ब्रोमीन जुड़ पा रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे आप, यहाँ पर CH3 है और यहाँ क्या है, OH है। तो हम लोग बोलेंगे सर ये भी कैसा है, एक्टिवेटिंग, और ये भी कैसा है सर, एक्टिवेटिंग है। दोनों के दोनों कैसे ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन दोनों में से जो सबसे स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटिंग होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बताओ OH की जो टेंडेंसी होती है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कंपैरेटिवली OH CH3। तो आप क्या बोलोगे कि सर जो OH है हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाला पोजीशन क्या है सर, ऑर्थो, ये वाला पोजीशन क्या है, ऑर्थो, और ये वाला पोजीशन क्या है, पैरा।
तो आप बोलोगे सर यहाँ भी बी आर जोड़ देंगे और यहाँ भी बी आर जोड़ देंगे और यहाँ भी बी आर जोड़ देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तीनों जगह बी आर जुड़ जाएगा। तो आपका आंसर तो यहीं से निकल गया, ऑप्शन ए ही सही होना चाहिए। जबकि ऑप्शन बी में आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसा कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ पर CH2 के साथ OH जुड़ा है, बेंजीन से जुड़ा हुआ नहीं है। और यहाँ पर आप देखोगे तो इस वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ भी स्ट्रॉन्ग तो OH ही है, लेकिन आप देखोगे तो इसके पास कौन सी पोजीशन, ये वाली ऑर्थो हो जाएगी, लेकिन एक ऑर्थो पोजीशन ये ब्लॉक करके बैठा है। तो अगर ये ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक करके बैठा है तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ तो नहीं जुड़ पाएगा और यहाँ तो जुड़ जाएगा सर और यहाँ जुड़ जाएगा, यानी दो जगहों पे जुड़ जाएगा लेकिन एक और जगह पे नहीं जुड़ पाएगा। तो क्या ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव बन पा रहा है, नहीं, डाइब्रोमो बन पा रहा है, ट्राइब्रोमो नहीं बन पा रहा है, इस वजह से ये आंसर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, सेम उसी तरीके से आप देखोगे ये इसके पैरा पोजीशन पे, तो ये इसका पैरा ब्लॉक करके बैठा है और अगर पैरा ब्लॉक करके बैठा है तो ये यहाँ पर भी रिएक्शन जो है वो नहीं कर पाएगा ट्राइब्रोमो वाला। हाँ, दो ब्रोमीन जुड़ेंगे और वो कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पे, और ऑर्थो पे जाके जुड़ जाएंगे और डाइब्रोमो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका आंसर जो है वो आंसर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 में बोल रहा है आपसे कि इनमें से किसमें एलाइल फिनाइल ईथर का प्रिपरेशन हो सकता है इन दोनों रिएजेंट्स को हीट करने पर, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, इससे आप रिएक्शन फटाक से कर पाओगे। कि आप देखोगे सर यहाँ पर C6H5Br है, यानी बेंजीन से कौन जुड़ा हुआ है आपके पास, इस तरीके से Br जुड़ा हुआ है। तो इसका जो लोन पेयर है ये किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में, और क्या बनाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इससे तो ये निकल ही नहीं पाएगा, तो यहाँ निकल नहीं पाएगा तो क्या होगा, क्या ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है क्या, नहीं, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं देगा, तो हम लोग इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। उसी तरीके से आप अगर ऑप्शन नंबर सी देखते हो, मैं पहले ऑप्शन को डिस्कस कर लूँ, जैसे ऑप्शन नंबर ए, मैं बी पे लास्ट में जाऊँगा क्योंकि आपको दिख रहा है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। तो अगर मैं सी ऑप्शन के बारे में बात करूँ तो सी ऑप्शन में क्या दिया है, आप फिर से देखो, C6H5 है, CH है, डबल बॉन्ड CH है और क्या है, Br है। तो फिर से आप देखोगे तो इसका लोन पेयर भी किस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में, यानी फिर से क्या बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन गया तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ भी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर आप ऑप्शन नंबर डी में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी में क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, यानी ये सब क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहे हैं एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर बी। और अगर ऑप्शन नंबर बी में आप देखोगे तो उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है और वहां से आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाओगे। जैसे अगर हम लोग प्रोडक्ट बना के देखें तो अपने पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और क्या है, Br है, और इसमें क्या है, C6H5O Na+ है। तो ये जो O- है यही क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा और यहाँ से Br निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा आपका वो क्या बन जाएगा कि C6H5 पे यानी बेंजीन पे इस तरीके से ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन से कौन जुड़ा, CH2, CH2 से कौन जुड़ा, CH, और CH से कौन जुड़ा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो क्या बन गया, एलाइल फिनाइल ईथर बन गया। क्या बन गया, एलाइल फिनाइल ईथर आपका बन गया। तो इसलिए आंसर जो है इसका 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 72 का आंसर आपका बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 73। तो अगर क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 पे देखेंगे तो आपके पास लिखा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल वेयर इज पैरोनाइट्रोफिनॉल इज नॉट, दिस इज ड्यू टू। आपसे पूछा है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो स्टीम वोलाटाइल है जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं है, और हम लोग इसका रीज़न जानते हैं कि क्या होता है, H बॉन्डिंग होता है। जैसे अगर आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाओगे तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में क्या होगा, आपके पास यहाँ पर क्या है, OH है और आपके पास क्या है, NO- है, इस पे प्लस है और इधर आपके पास क्या है, डबल बॉन्ड O है। तो ये जो है इसके बीच यहाँ पर क्या बन रहा है, H बॉन्डिंग, और इस H बॉन्डिंग की वजह से क्या बोल सकते हैं हम लोग जानते हैं इंटर और इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग का, और जो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग वो कौन सा बनाएगा, पैरा वाला, जबकि ये कौन सा है, ये आपका इंट्रामोलिकुलर है। ये कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर है। तो इंट्रामोलिकुलर होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो आप बोल सकते हो ये कैसा होगा सर, मोर वोलाटाइल होगा। क्या होगा, मोर वोलाटाइल होगा। इसीलिए इसको हम लोग आसानी से क्या कर पाएंगे, स्टीम वोलाटाइल से सेपरेट कर पाएंगे। स्टीम वोलाटाइल बोल सकते हैं कि स्टीम वोलाटाइल होगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन क्या ढूंढना है आपको, कौन सा
इंट्रा मॉलिकुलर वाला ऑप्शन है, तो आप देखोगे इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, बिल्कुल सही बात है ना। जबकि दूसरा भी देख लेते हैं, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नहीं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, इंटर तो होता ही नहीं है। फिर लिखता है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन पैरा नाइट्रोफिनॉल, नहीं, पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर होता है। तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, आप देख पा रहे हो क्या है आंसर जो है वो आपका 73 का ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 74। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 में बात करें तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने पास पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइमर टाइम एंड रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग क्या कराते हैं, C6H5OH लेते हैं, किसके साथ, CCl4 के साथ, है ना, और इसमें क्या डालते हैं, NaOH, तो यहाँ से जो है आपका क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम लोग इसी साथ अगर क्या डालते हैं, क्लोरोफॉर्म डालते हैं, CHCl3 डालते हैं और NaOH डालते हैं, तो यहाँ पर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है, और एसिडिफिकेशन भी कराना पड़ता है फाइनली, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ से आपके पास क्या बन जाता है, OH, और इस पर क्या आ जाता है, CHO। जबकि CCl4 लेने से क्या होता है, OH और COOH आ जाता है, यानी कि सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। कुछ ऐसा आपके पास प्रोडक्ट बनता है, ये हम लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कौन सा आंसर ढूंढना है अपने को राइमर टाइमन में, या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है C6H5OH और प्लस CCl4NaOH के साथ क्या बन रहा है, सैलिसिलिक एसिड। जबकि आप वो देखोगे ये C6H5OH प्लस जिंक है, तो ये जिंक डस्ट वाला रिएक्शन है, इससे क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो NaOH के साथ रिएक्शन है, तो ये क्या हो रहा है आपके पास, एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, 74 का जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 75। इसमें हम लोग को बोल रहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बिसाइड्स AlCl3, यानी AlCl3 के अलावा और कौन कौन से रिएक्टेंट होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट FC एसाइलेशन की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि आपके पास क्या है, ऐसा बेंजीन है अगर है, और साथ में क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और लिविंग ग्रुप यहाँ पर ClBrI कुछ हो सकता है। सपोज मैंने Cl लिया और इसका रिएक्शन कराया किससे, AlCl3 से, तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये फिर से लोड पेयर इसको डोनेट करके यहाँ से खुद निकल जाता है ना। तो यहाँ से क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O का पॉजिटिव चार्ज बनता है, और यही पॉजिटिव जाके इलेक्ट्रोफाइल की तरह किस पे जुड़ जाता है, बेंजीन पे, और बेंजीन पे इस तरीके से फॉर्मेशन होता है C डबल बॉन्ड O और CH3 का। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, तो अपने पास कोई बेंजीन डेरिवेटिव होना चाहिए जो सब में ही दिया है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या ढूंढना है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ढूंढना है ना, यानी एसिड क्लोराइड ढूंढना है। क्या ढूंढना है, एसिड क्लोराइड देखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर क्या है, मिथाइल क्लोराइड है, ये तो होगा नहीं, है ना। उसके बाद क्योंकि यहाँ से तो अल्काइलेशन होगा, यहाँ से क्या मिलेगा, CH3 प्लस, यानी ये क्या कराएगा, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कराएगा। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, CH3COCl, तो यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 76, और क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है आपसे कि ईथर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। आपके पास इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, और ये NCERT का लाइन का क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ है जो इंपॉर्टेंट भी बनता है। तो अपने पास इसके दो रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं कि आप क्या कर रहे हो, H+ ले रहे हो, यानी H2SO4 ले रहे हो, और साथ में टेम्परेचर कितना लेते हो आप, 443 केल्विन, और एक आप लेते हो H+ इन द प्रेजेंस ऑफ 413 केल्विन। तो अगर आप लो टेम्परेचर पे कराओगे तो यहाँ पर आप क्या कराओगे, सब्स्टिट्यूशन, और हाई टेम्परेचर पे कराओगे तो क्या होता है, एलिमिनेशन होता है। और ये NCERT पे लिखी हुई लाइन है। तो यहाँ से आपके पास ये क्या कराएगा, सब्स्टिट्यूशन, तो क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5, यानी यहाँ से क्या बन जाता है आपका ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि ये हाई टेम्परेचर है तो यहाँ से क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT के लाइन से ही क्वेश्चन बनी हुई है। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या पूछा था, इथाइल अल्कोहल जो है वो इथाइल अल्कोहल से ईथर किससे बना सकते हैं, तो कौन सा है, H+ विथ 413 केल्विन, एंड जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 77 में अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 77 में आपको दिया है C2H5Br
और इस C2H5Br में क्या डाला गया, एक्वस NaOH, और एक्वस NaOH डाला है तो आप क्या कराओगे, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से Br हट जाएगा और कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा C2H5OH। अब इसमें क्या डाला गया, सोडियम मेटल। तो हम लोग जानते हैं अल्कोहल जो है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन देगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, O- Na+, ये बन गया, है ना। अब उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, इसमें डाला गया CH3I, क्या डाला गया, CH3I डाला गया। तो अब क्या होगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, है ना, क्योंकि इस पे क्या है, डेल पॉजिटिव, इस पे क्या है, डेल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, C2H5OCH3, है ना, क्या बन जाएगा, C2H5OCH3, यानी ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हो, इधर क्या है, इथाइल, इधर क्या है, मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। तो आप देख सकते हो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 78। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 78 में अपने पास बोल रहा है कि ऑन बॉइलिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोब्रोमिक एसिड फिनाइल इथाइल ईथर। फिनाइल इथाइल ईथर कैसा हो जाएगा आपके पास, कुछ इस तरीके से, फिनाइल इथाइल ईथर, और इसमें आपने क्या डाला, HBr। तो रिएक्शन कैसे होगा, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन। और जब प्रोटोनेशन होगा तो इसमें सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको समझा दूं कि यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो SN2 मैकेनिज्म होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो लोन पेयर है ये किसमें जा रहा है, कॉन्जुगेशन में। तो यहाँ से आपका बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है और यहाँ से टूटेगा तो लोअर अल्काइल पार्ट पे अटैक करना है। तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2। तो होता क्या है, पहले तो यहाँ पर आपका प्रोटोनेशन हो जाएगा जिससे ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, और फिर इस पे जो अटैक होगा वो कौन अटैक करेगा, Br-, और ये Br- यहाँ से SN2 मैकेनिज्म से इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, इस तरीके से फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और प्लस साथ में क्या मिल जाएगा आपके पास, यहाँ से CH3 CH2 और क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन रहा है, फिनॉल, और आपके पास क्या बन रहा है, फिनॉल प्लस इथाइल ब्रोमाइड। तो आप देखोगे फिनॉल प्लस इथाइल ब्रोमाइड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है अपना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 पे अगर हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 79 में अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है आपके पास कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ क्यूमीन विथ O2 फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl। तो क्यूमीन का रिएक्शन है भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, आपको देखने को मिलेगा, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। तो इसमें क्यूमीन है आपके पास, और क्यूमीन जो है इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किससे, रिएक्शन विथ O2 फॉलोड विथ ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट HCl। तो आपको याद होगा हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, इस तरीके से ये ऑक्सीजन जो है ये इस पर ट्रैप हो जाता है और क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, OOH बना लेता है। और फिर अगर आप इसमें क्या करा रहे हो, इसका डाइल्यूट HCl, यानी आप इसमें डाइल्यूट HCl करा रहे हो इस तरीके से, तो क्या होता था, यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बन जाता है, तो इस पे आ जाता है OH, और जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या बन जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, है ना। तो मैं इसके मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ इस तरह से रिएक्शन देख रहे हैं जिस तरीके से NCERT में लिखा है। तो आपको अगर बोला क्यूमीन है और क्यूमीन में O2 डाला तो क्या बना, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, और फिर डाइल्यूटेड HCl डालने से क्या मिल जाता है, फिनॉल और एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और आई होप कि आपको ये याद भी होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो जनरली ये याद भी होता है अपने को, है ना। तो आप क्या बोलोगे, सर हम लोग क्या ढूंढेंगे, फिनॉल और एसीटोन ढूंढेंगे। तो आपको फिनॉल और एसीटोन किस में दिख रहा है, यहाँ तो बेंजीन एसीटोन है ना, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे आपके पास फिनॉल और एसीटोन दिख रहा है। तो आंसर जो है अपना वो क्या हो जाएगा, इसका सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में आपको दिख रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड दिया है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है OH। ठीक है, और इसमें आपको क्या डाला गया, एक्वस NaOH पहला रिएजेंट है, फर्स्ट रिएजेंट जो है वो एक्वस NaOH, और दूसरा रिएजेंट जो दिया हुआ है आपके पास वो CH3 आई है। ठीक है, वो क्या है आपके पास, CH3 आई है। तो मैं पहले फर्स्ट रिएजेंट से अगर रिएक्शन कराऊँ तो हम लोग बोलेंगे अपने पास क्या है, यहाँ CH3 है सर और यहाँ क्या है, OH है। और अगर मैं इसमें CH3 एंड एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराऊँ तो एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आप क्या बोलोगे, ये बेस है सर और ये एसिड है, तो क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से आपके पास एसिड बेस रिएक्शन होगा तो यहाँ से बन जाएगा CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा O- और Na+, ये बन जाएगा। और अब आप इसमें डाल रहे हो CH3I, तो ये
रिएक्शन फिर से क्या होगा, ये माइनस जो है ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से आई जो है ये निकल जाएगा ये माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ से कौन जुड़ गया आपके पास, तो आप बोलोगे सर यहाँ क्या है CH3 और यहाँ पे O से कौन जुड़ा CH3 और बाहर क्या निकल गया I, और आप चाहो तो Na के साथ उसको कंबाइन करा के क्या दिखा सकते हो NaI बाहर निकल गया। तो आप इस तरह से ये ऑप्शन ढूंढोगे कि कहाँ आंसर दिया है अपने पास, तो ये आपको आंसर ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 में। तो क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा है कि इन एडिशन एलिमिनेशन पाथवे ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव। तो आपको इसमें गलती क्या होगा मैं पहले बता देता हूँ कि आपने सोचा होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है सर, तो इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप जो है वो देख लेते हैं और आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल ऐसा गलत सोचा है, ऐसा आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एडिशन एलिमिनेशन पाथवे बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, तो आप यहाँ पर क्या करोगे AR-SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करोगे। और इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होता है कि आपके पास इस तरीके से क्या है कि यहाँ क्या है, मान लेते हैं X है, कोई भी हेलोजन है, मैं इन जनरल लेके चल रहा हूँ, और आपके पास यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है और यहाँ से NO2 जुड़ा हुआ है। तो होता कुछ इस तरीके से है कि आपके पास यहाँ पे जैसे आपने कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, सपोज न्यूक्लियोफाइल लिया आपने NU, ये क्या करता है, इस पे डेल पॉजिटिव जनरेट होता है इस NO2 ग्रुप के लगने की वजह से। अगर ये NO2 नहीं होता तो यहाँ कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही नहीं पॉसिबल हो पाता एरोमेटिक वाला। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से NO2 लगने की वजह से इस पे डेल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इस पर क्या करता है, ऐसे अटैक करता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ से पाई बॉन्ड टूट के खुल जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे इस पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास X और एक कौन जुड़ गया NU, है ना, और बाकी जो था वो आपका इस तरीके से जैसा है एज इट इज़ वैसा रह जाएगा। अब होगा क्या, ये माइनस जो है यहाँ से यहाँ तक कॉन्जुगेशन करके पहुँचेगा और फिर यहाँ पे माइनस आएगा और लिविंग ग्रुप यहाँ से X आपका निकल जाएगा। तो ये जो है आपका, ये आपका स्लो स्टेप होता है। जबकि जो इसके बाद वाला स्टेप है, अगर मैं इसके बाद रेजोनेंस करा के लिखूँ लास्ट स्टेप, कि जब ये रेजोनेंस कराएगा तो रेजोनेंस यहाँ से घूम के यहाँ तक आएगा, तो इस पर ऐसा माइनस हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ क्या है X और यहाँ क्या है NU, इस तरीके से है आपका कुछ। ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या है NO2। तो ये आपका इस तरह से रेजोनेंस करके यहाँ पहुँच जाता है। एंड देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है आपके पास, देन सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा कि ये सेकेंड स्टेप में यहाँ से आपके पास इस तरह से X है, यहाँ पे आपके पास NU है, यहाँ माइनस है, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ NO2 है, यहाँ क्या होगा, ये माइनस जैसे ही यहाँ आता है तो ये यहाँ से लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाता है, तब जाके आपका प्रोडक्ट यहाँ से ये बन जाता है। यहाँ आ गया NU, यहाँ है NO2 और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऐसा बन जाता है। और ये जो स्टेप होता है ये फास्ट स्टेप होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है तो स्लो स्टेप होगा, यहाँ एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है तो फास्ट स्टेप होगा। और आप देखोगे कि जो स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है, RDS, यानी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है अपना, वो कौन है, ये वाला स्टेप है। और यहाँ लिविंग ग्रुप निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। यानी आपको लिविंग ग्रुप को देखना है कि आप यहाँ से जो रेट जिस पे डिपेंड करेगा उसको देखना है। तो आप बोलोगे सर लिविंग ग्रुप तो यहाँ निकल रहा है, ये तो फास्ट स्टेप है, यानी यहाँ से रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग, तो यहाँ से करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर अगर लिविंग ग्रुप की वजह से आप ऑर्डर देखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो आप क्या देखोगे कि सर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जिस पे अटैक कर रहा है उस पर डेल पॉजिटिव जितना क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो आप क्या बोलोगे सर कि इस पर डेल पॉजिटिव ज़्यादा कब होगा, जब इस पर क्या लगा होगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन क्या होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस पर डेल पॉजिटिव सबसे ज़्यादा जनरेट करेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होगी, जिसकी ज़्यादा होगी वही क्या करेगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो आप बोल सकते हो कि सर फ्लोरीन लगने की वजह से इस पे जो माइनस आई है वो सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, अपना आंसर जो है वो कौन हो जाएगा, 81 का आंसर ए हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डेल पॉजिटिव बहुत ज़्यादा यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 में देखेंगे अगर आप, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास दिया हुआ है N2 + BF4- और हीट है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर N2 + BF4- है तो ये फ्लोरोबेंजीन बनाने के प्रिपरेशन में आता है, तो आप आंसर डायरेक्ट ही टिक कर सकते हो। तो मैं इसमें अगर थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है तो आपको थोड़ा याद भी आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से है, तो यहाँ से क्या होता है, जब रिएक्शन कराते हो इसको हीट करते हैं तो इस पर क्या जुड़ जाएगा आपके पास, फ्लोरीन, और जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या मिल जाता है आपके पास, BF3, और साथ में क्या निकल जाता है, N2। तो आपसे बाय प्रोडक्ट तो पूछा नहीं, यहाँ पे सिर्फ पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा आपके पास, फ्लोरोबेंजीन जो है ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आज का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 83 में अपने पास क्या है, मैच द कॉलम। और बहुत सिंपल सा आपको मैच करना है कौन कौन सा रिएक्शन है, और बहुत ईजी, आपको पता भी होता है ये रिएक्शन है ना। तो आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ Cu2Cl2, और जब भी डाइजोनियम सॉल्ट के साथ Cu2Cl2 या Cu2Br2 या CuCN देता है आपके पास, तो आप बोलते हैं कौन सा रिएक्शन होता है सर, सैंड मेयर रिएक्शन होता है। यानी ए जो है, ए का 2 हो जाएगा, ए का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वही आपके पास अगर आप देखो इसमें, तो डाइजोनियम में इंस्टेड ऑफ अगर हम लोग Cu2Cl2 या Cu2Br2 हम लोग कॉपर पाउडर का यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। तो यानी कि आपके पास जो है वो बी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसी तरह से आप देखोगे अल्काइल हैलाइड वाला थर्ड ऑप्शन देखोगे, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम से कराया तो क्या हो गया, सिमेट्रिकल अल्केन का फॉर्मेशन हुआ। और अगर सिमेट्रिकल अल्केन बन रहा है अल्काइल हैलाइड से सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपको पता है कि इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उड्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उड्स रिएक्शन। और अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड ले लें, है ना, यानी बेंजीन पे आपके पास हेलोजन जुड़ जाए, तो उस केस में आप क्या बोलोगे कि हेलोरीन है तो सर। और अगर हेलोरीन है तो आप बोलोगे कि सर यहाँ जो आपका बनेगा कंपाउंड, जो वो किसके वजह से कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, फिटिक रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, फिटिक रिएक्शन कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, फिटिक रिएक्शन हो जाएगा। यानी सी जो है इसका ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और जो डी है वो उसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा क्या, तो आप बोल सकते हो फिटिक सर, तो वो क्या है, थर्ड। तो हम लोग ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, मैच कर लेते हैं। A2 वाले 2 ऑप्शन है, फिर बी का 4 है, सी का 1 है एंड डी का 3 है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 84। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 84 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 84 में आपको क्या दिख रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फिनॉल इज नॉट ऑब्टेन्ड। पूछ रहा है इनमें से किससे फिनॉल जो है वो नहीं बनेगा। तो अगर आप बोलोगे सर फिनॉल किससे नहीं बनेगा, तो आप सबसे पहला रिएक्शन जो देखोगे इसमें क्या है, ये दिया है और इसमें डाला गया NaOH और CO। बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो सोडा लाइम है। और सोडा लाइम से क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। यानी यहाँ से ये निकल जाएगा और इस पे H आके जुड़ जाएगा, तो इससे क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्योंकि एक सोडा लाइम रिएक्शन है और सोडा लाइम रिएक्शन में क्या कराना होता है, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ से डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और ये फिनॉल बन जाएगा। यानी इससे तो फिनॉल बन रहा है। आपसे पूछ रहा है नॉट। दूसरा है MgBr है आपके पास, MgBr है और इस पे क्या डाला गया, H3O+, यानी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो H3O+ डाला गया। तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ से क्या होगा, तो बताओ इस पे क्या है, माइनस, है ना। हम लोग लेते हैं ना सर RMgBr, तो हम लिखते हैं RMgX। तो R पे क्या होता है सर, नेगेटिव। तो ये बिहेव करता है ना न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और बेस की तरह भी। तो आपके पास यहाँ जो H है ये कैसा है, H+ है। तो H+ को क्या करेगा, ये आसानी से यहाँ से कैप्चर कर लेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। और एसिड बेस रिएक्शन होगा तो इसको क्या मिल जाएगा, बेंजीन पे जाके कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। कौन जाके जुड़ जाएगा, H। और Mg पे एक तो Br है और एक कौन जुड़ जाएगा, OH। तो क्या यहाँ से फिनॉल बना, नहीं, फिनॉल नहीं बना। आपको क्या चाहिए था, फिनॉल, नहीं बना। यानी आंसर तो अपना बी हो गया। लेकिन हम लोग बाकी भी देख लेते हैं। आप देखो क्लोरीन के साथ NaOH, तो ये तो डोज प्रोसेस है। तो डोज प्रोसेस में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, डोज प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास क्लोरीन है, अगर आप इसमें NaOH डालते हो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, तो क्या होता है, यहाँ से पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर उसका एसिडिफिकेशन कराने से क्या बन जाता है, ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिनॉल बना सकते हैं। और डाइजोनियम सॉल्ट में अगर वाटर डालोगे तो उससे भी क्या होगा, आपका फिनॉल बन जाएगा। क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट में N2 जो है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो अगर आप जैसे ही वाटर डालोगे और टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बताओ, यहाँ से आपका फिनॉल न्यूक्लियोफाइल की तरह ये जाके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा आपके पास, ये लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल की तरह जुड़ जाएगा और बाहर कौन निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से भी फिनॉल बन पा रहा था। तो एक ही ऑप्शन है आपके पास जहाँ से नहीं बन पाया और ये है ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 85। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 85 में आपको बोला है कि आपके पास फिनॉल है और इसमें डाला गया जिंक डस्ट, ZnO डिस्टिलेशन। तो आप क्या बोलोगे, इससे क्या बन जाता है सर, इससे बेंजीन बन जाता है ना, सिंपल है। और साथ में क्या निकल जाता है, ZnO बाहर। और उसी तरीके से आप अगर इसमें NaOH डालते हो तो पहले क्या है, NaOH है। तो NaOH है तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, है ना। ये बेस, ये एसिड बेस रिएक्शन, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। और फिर इसमें आपने डाला एसिटाइल क्लोराइड, ये ले लिया। तो क्या होगा, ये जो माइनस है ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, है ना। ये माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा।
तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको मैं पीएच लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीएच। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बताओ, पीएच, पीएच से जुड़ा ओ, और ओ से जुड़ा कौन, सी, और सी पे क्या है, ओ माइनस, नीचे कौन है, CH3, और इधर कौन है, Cl। अब जैसे ये वापस आएगा तो यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। तो बताओ क्या बन गया, PH O C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। तो ये जो है ये आपका क्या है, B है, ये आपका बन गया B, और ये जो है आपका ये बन गया A। तो हम लोग को क्या बोला है कि A और B क्या क्या है, तो A जो है अपना वो क्या बन गया, बेंजीन। तो हम लोग ढूंढेंगे बेंजीन। और दूसरा जो बना है ये क्या आपके पास, फिनाइल एसीटेट है। क्या है, फिनाइल एसीटेट है ना, गलती से मिथाइल बेंजोएट मत कर देना, वो अलग है ना। तो यहाँ पर क्या बना, फिनाइल एसीटेट बन गया। तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 86। तो अगर क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो आपसे बोला है कि क्या है, बेंजीन से 3 क्लोरो एनिलीन जाना है। बेंजीन है और इससे जाना है आपको 3 क्लोरो एनिलीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, NH2 और 3 क्लोरो पे है, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा क्लोरीन, यानी एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, तो हम लोग वो प्रोडक्ट बनाना है, इसके अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे, तो आपके पास दिया हुआ है तरीका, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करा लेते हैं, इसका नाइट्रेशन, क्या करा लेते हैं, नाइट्रेशन, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। क्यों नाइट्रेशन क्यों कराया, क्योंकि मुझे मेटा पे चाहिए, क्या चाहिए, मेटा पे प्रोडक्ट चाहिए। तो मुझे कोई ऐसा ग्रुप लेके आना पड़ेगा जो विड्रॉइंग होगा, जो कैसा होगा, विड्रॉइंग हो, यानी डीएक्टिवेटिंग होगा। डीएक्टिवेटिंग होगा तो मेटा प्रोडक्ट बना के देगा। तो हम लोगों ने इसीलिए क्या ले लिया, हम लोगों ने HNO3H+ के फॉर्म में लिया। तो इससे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो मेरा क्या मिलेगा, NO2+। तो इस बेंजीन पे कौन जाके जुड़ गया, NO2+ जुड़ गया। अब NO2 जैसे जुड़ गया तो बताओ ये कैसा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर आप बोल सकते हो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, ये मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। ये क्या बनाएगा, मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। और जब मेटा प्रोडक्ट बनाएगा तो अब हम लोग क्या कराएंगे, इस पे हम लोग कराएंगे क्लोरीनेशन। क्या कराएंगे, क्लोरीनेशन, यानी Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड यानी AlCl3। तो इनसे क्या मिलेगा अपने को, Cl+। और ये Cl+ जो इलेक्ट्रोफाइल है ये कहाँ जाके जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पे। कहाँ जाके जुड़ेगा, मेटा पे, क्योंकि ये कैसा है, डीएक्टिवेटिंग है। तो हम लोग इस पे क्या कराएंगे, इसको मेटा पे जोड़ देंगे, यानी NO2 यहाँ है और यहाँ क्या जुड़ गया, Cl। लेकिन मुझे ये थोड़ी चाहिए, मुझे तो NH2 चाहिए। तो मेरे पास क्या है, NO2 है। तो अगर मैं NO2 से NH2 पहुँचना चाहता हूँ, यानी मुझे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराना होगा, तो मैं इसके लिए क्या कराऊंगा, रिडक्शन कराऊंगा। मैं क्या कराऊंगा, रिडक्शन कराऊंगा। और मैं यहाँ पर रिडक्शन करा के आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लूँगा। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, पहले क्या कराया, नाइट्रेशन, पहले क्या कराया, नाइट्रेशन, फिर क्या कराया, क्लोरीनेशन, फिर क्या कराया, क्लोरीनेशन, और फिर लास्ट में क्या कराया, रिडक्शन। तो हम लोग ढूंढते हैं नाइट्रेशन, क्लोरीनेशन एंड रिडक्शन। ऑप्शन नंबर सी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 87। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है C6H5NH2 और इसमें क्या डाला है आपके पास, NaNO2HCl है ना, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका फॉर्मेशन होगा डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन को अगर हम लोग किस में रिएक्शन कराते हैं, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बन जाता है आपके पास, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी C6H5N2+ और Cl- का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ से, है ना। और फिर उसका रिएक्शन कराया CuCN से, किससे कराया, CuCN से, यानी कौन सा रिएक्शन करा दिया, सैंड में रिएक्शन करा दिया। तो यहाँ से N2 निकल जाएगा और Cn जाके जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, C6H5 पे जाके कौन जुड़ जाएगा, Cn जाके जुड़ जाएगा। और फिर इसमें क्या कराया है, H+ इन द प्रेजेंस ऑफ H2 यानी हाइड्रोलिसिस। और हम लोग जानते हैं कि अगर Cn का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया जाए, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर पार्शियल लिखा नहीं है तो आप क्या कंसीडर करोगे, कंप्लीट। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने पर साइनाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, C6H5 से कौन जुड़ जाएगा, COOH जुड़ जाएगा। तो इसमें आंसर ढूंढ लेते हैं, कौन सा वाला दिख रहा है अपने को, अपने पास दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 88। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 पे जाएंगे तो आपसे पूछा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना है बेंजीन में। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजीन में। तो उसके लिए क्या डालते हैं, तो हम लोग जानते हैं दो ही रिएजेंट होता है, या तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं H3PO2 या फिर हम लोग क्या यूज़ करते हैं इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH। तभी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। H3PO2 से
PO3 में कन्वर्ट हो जाता है और इथाइल अल्कोहल से आपके पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपने एनसीईआरटी में देखा भी होगा इस चीज़ को, है ना। तो आप क्या बोलोगे, आंसर क्या ढूंढेंगे, इन दोनों में से कोई रीजन दिखना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है H3PO2, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से आप क्या कर सकते हो, डायजोनियम से क्या बना सकते हो, आप बेंजीन कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। और 89 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा चेंज किया है मैंने इसमें। जैसे क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको चेंज दिखेगा यहाँ पर कि नॉर्मली हम लोग जो क्वेश्चन हम लोग देखा था हम लोगों ने इसके पहले क्यूमीन के साथ, वही रिएक्शन है। फ़र्क है कि उसमें तीनों CH3 था और यहाँ पे क्या है C6H5 C6H5 और यहाँ पे ये लगा हुआ है। तो अगर मैं इस तरह से देखूँगा कि मेरे पास क्या होगा रिएक्शन, तो कुछ है NO2 और इधर आपका C6H5 को मैं PH लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, PH। ठीक है, C6H5 को मैं क्या लिख रहा हूँ, PH। मैं इधर लिख भी देता हूँ, C6H5 जो है इसको मैंने PH लिखा है। ठीक है, ताकि उतना बार बार ना लिखना पड़े। और फिर क्या है, OOH। तो होता कुछ क्या है कि आप इसमें मीडियम एसिडिक है, तो ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, इसको ऐसा प्रोटोनेट करेगा। तो प्रोटोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके पास CPH और यहाँ हो जाएगा OH और इस पे आएगा प्लस। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाटर बन के निकल जाएगा। और जब वाटर बन के निकल जाएगा तो NO2 जो है ये इस तरह से बन गया, PH और यहाँ पे O पे आ जाएगा पॉजिटिव और बाहर क्या निकल गया, वाटर। अब जो ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली क्या है, अनस्टेबल है। और अगर अनस्टेबल है तो क्या होगा, यहाँ से माइग्रेट करेगा। क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। और अगर माइग्रेट करेगा तो इसके पास तीन ऑप्शन है, ये और ये है। तो इसके पास तीन ऑप्शन है, तो तीनों में से कौन माइग्रेट करेगा, तो जो बेटर डोनर होता है वो बेटर माइग्रेटर होता है। तो इसमें क्या लगा है, विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये तो माइग्रेट करेगा नहीं। तो इन दोनों में से कोई एक PH को मैं क्या कराऊंगा, माइग्रेट करा दूंगा। तो क्या हो जाएगा, ये NO2 वाला ग्रुप तो एज इट इज रह गया, उस पर लगा हुआ। और यहाँ से इस C पे आ गया प्लस, यहाँ क्या आ गया PH और एक PH जो है वो ऑक्सीजन से जाके जुड़ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से ये बन गया। अब आगे हम लोग देखें अगर प्रोडक्ट, तो हम लोग आगे प्रोडक्ट अगर देखें यहाँ से कंटिन्यू करें तो हम लोगों के पास क्या बना। तो हम लोगों ने क्या बनाया, वापस से एक बार देख लेते हैं। NO2 है, C पे PH है, OPH है। ठीक है, तो NO2 है, C पे PH है एंड देन OPH है और इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब आपके पास क्या है, H2O है। H3O प्लस लिया ना, तो H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ H2 है आपके पास। तो ये क्या करेगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आके इस पे जुड़ जाएगा। तो इस पे आके जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, NO2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C पे कौन आके जुड़ जाएगा, OH। H प्लस निकाल देगा, है ना, H प्लस रिलीज कर देगा। इतना तो आप समझ पाते हो। O यहाँ आ जाएगा PH। अब क्या होगा, अब आपके पास मीडियम एसिडिक भी है, H3O प्लस है तो H प्लस भी है। ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ से बन जाएगा NO2 और C पे क्या है, OH और यहाँ क्या है, PH और इस पे आ गया OH प्लस और यहाँ क्या है, PH। तो अब क्या हो गया, ये इस पे फिर से पॉजिटिव आ गया, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। और अनस्टेबल हो गया तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन तोड़ के यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से जो निकला, बताओ ये क्या निकल गया, ये वाला पार्ट निकला। तो ये क्या बन जाएगा, PHOH। क्या बन जाएगा, PHOH आपका बन जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सर PHOH मतलब क्या हो गया, C6H5OH। तो यानी आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें क्या होगा, C6H5OH होगा। तो आप बोलोगे C6H5OH इसमें भी है सर, इसमें भी है। यानी फर्दर हम लोग को यहाँ से रिएक्शन कराना होगा। तो अगर हम लोग फर्दर रिएक्शन कराएं इस वाले पार्ट पे आप देखोगे तो इस वाले पार्ट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो जरा आप, NO2 है और इससे कौन जुड़ा हुआ है, OH और इस पे क्या जुड़ा है, PH। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकला, तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके निकला तो क्या हुआ, इस पे कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पे जो पॉजिटिव आया है तो ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ तो NO2 जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, बताओ, C पे डबल बॉन्ड OH और प्लस और यहाँ क्या है, इस पे PH। और फिर यहाँ से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से H प्लस को रिलीज कर देगा। तो क्या बचेगा, ऑक्सीजन। यानी क्या बचेगा, NO2 बेंजीन C डबल बॉन्ड O और PH। तो आप देखो NO2 बेंजीन C डबल बॉन्ड O और PH। PH मतलब मैंने क्या लिया है, C6H5। तो ऑप्शन जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। तो यहाँ से H प्लस निकलने के बाद ये फ्री हो जाएगा ना आपका। जैसे मैं आगे एक स्टेप और आपको करके दिखा दूँ, वापस से मैं लिख देता हूँ कि NO2 है, ठीक है, ये बन गया C डबल बॉन्ड OH प्लस और इधर क्या था, PH। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये H प्लस यहाँ से निकाल देगा और स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, NO2 और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और PH और बाहर आपका H प्लस निकल गया। और वो H प्लस कौन ले गया, तो वाटर था ही, H प्लस ले गया तो वापस से क्या बन गया बाहर, H3O प्लस। क्या बन गया, H3O प्लस बन गया। तो ये मिला आपको। और साथ में क्या मिला था, पीछे हम लोगों ने देखा था, हम लोगों को मिला था C6H5OH।
और ये pH को मैंने क्या माना है, C6H5 को pH माना था, तो यहाँ क्या है C6H5। तो आप बोलोगे सर कौन सा आंसर दिख रहा है, C6H5OH ये है, और दूसरी चीज़ ये वाला ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है वो यहीं पे देखने को मिल रहा है। तो आप आंसर क्या बोलोगे कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 90। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 90 में अगर आप देखोगे तो आपके पास दिया है कुछ इस तरीके से, OH है और इसमें OH है। इसमें क्या डाला हम लोगों ने, HI एक्सेस में डाला है। HI किस में डाला है, एक्सेस में डाला है, यानी भरमार है, बोरा का बोरा भर दिया इसमें HI, है ना। अब क्या होगा कि यहाँ से कौन रिएक्शन करेगा, बताओ, ये तो क्या बनाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये तो यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करा ही नहीं सकते, तो यहाँ से रिएक्शन होगा, तो यहाँ से OH हट जाएगा और उसके बदले कौन आ जाएगा, I आके जुड़ जाएगा। तो इस पर क्या आ जाएगा, I, और इस पर तो OH ही रह जाएगा। तो हम लोग ढूंढेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपके पास, तो ऑप्शन जो है अपने पास I और OH, तो आप देख पा रहे हो ये आंसर जो आपका है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्वेश्चन नंबर 91। तो अगर आप देखोगे पहले वाले में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2 यानी स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होना है बेंजीन के ऊपर, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होना है, तो आप क्या ढूंढोगे, आप ढूंढोगे कौन सा सबसे स्ट्रांगेस्ट क्या लगा हुआ है, एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है, यानी आप ऐसा डोनेटिंग ग्रुप देखोगे। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, NO2 विड्रॉइंग है, लेकिन बेंजीन से डायरेक्टली अगर OH जुड़ा है तो ये क्या लगाएगा, ऐसा डोनेटिंग इफेक्ट लगाएगा, यानी ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है सर। और यहाँ पर Cl जो है ये कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है सर। और यहाँ पर OH तो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा ही नहीं है, तो ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि इस पे H है, तो आप क्या बोलोगे, ये -I लगाएगा, लेकिन H जो है हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये क्या लगाएगा, यहाँ पर ये आपका एक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप में इसको कंसिडर करेंगे। और हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है यही आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है इन सब में से। तो आपका आंसर जो है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 92। अगर क्वेश्चन नंबर 92 की हम लोग बात करें तो इसमें आपसे पूछा है कि क्यूमीन जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे क्यूमीन, इन सब से प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं, एक एक करके देख लेते हैं। तो आपके पास क्या है, बेंजीन है और साथ में दिया है ये, इस पे Cl है और साथ में क्या है AlCl3। तो आप क्या बोलोगे, सर इस पे क्या है, लोन पेयर, और इस पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, Cl पे ऐसा पॉजिटिव और AlCl3 पे ऐसा नेगेटिव। तो यहाँ से ये क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा। तो बताओ इस पे क्या बन जाएगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया और यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा। तो अगर ये बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, क्यूमीन का। तो किसका फॉर्मेशन हो गया, क्यूमीन का। यानी आप बोलोगे सर इससे तो बन गया, बिल्कुल बन गया। दूसरे ऑप्शन में अगर हम लोग जाएं तो दूसरे ऑप्शन में क्या है आपके पास, ये पहला ऑप्शन था अपने पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी की तरफ अगर हम लोग चलें तो ऑप्शन बी में आपके पास क्या दिया है, बेंजीन है और उस पर दिया है फिर से इस तरीके से, इस पर क्लोरीन लगाया और AlCl3 है। तो फिर से आप वही सेम मैकेनिज्म फॉलो करोगे। इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, लुईस एसिड है, इस पे लोन पेयर है, ये इसको डोनेट करेगा। तो बन जाएगा इस तरीके से, Cl पे पॉजिटिव और AlCl3 पे नेगेटिव। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ से तो ये बन गया, तो यहाँ से जुड़ना चाहिए, नहीं, यहाँ पर क्या पॉसिबल है, आप देखोगे S शिफ्टिंग। क्यों, क्योंकि अभी अल्फा H कितना है यहाँ पर 2, और अगर शिफ्टिंग हो जाए तो अल्फा H बढ़ के कितना हो जाएगा 6, यानी ये मोर स्टेबल है। तो यहाँ से हम लोग क्या कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट, क्या कराएंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। और S शिफ्ट होने की वजह से प्लस यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फिर जाके ये बेंजीन पे जुड़ जाएगा। और जब ये बेंजीन पे जाके जुड़ेगा तो फिर से कहाँ जुड़ जाएगा, आपको पता ही है, फिर से कहीं भी जोड़ दो, क्योंकि बेंजीन पे कोई ग्रुप तो है नहीं, तो ऑर्थो पैरा और मेटा की कोई बात ही नहीं है, तो आप कहीं भी जोड़ सकते हो। तो क्या बन गया, फिर से क्यूमीन का फॉर्मेशन हो गया, यानी ऑप्शन बी से भी क्या बन गया, आपका क्यूमीन बन गया, है ना। लास्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ऑप्शन नंबर आप सी देखोगे तो आप बोलोगे सर सी में क्या दिया हुआ है, बेंजीन है, ये तो सब में कॉमन ही था, और साथ में ये दिया HI। तो HI दिया तो बताओ, HI भी नहीं है, H+ से दिया है सिर्फ, H+ दिया है तो क्या होगा आपके पास, यहाँ से ये पाई बॉन्ड और H+ के बीच अट्रैक्शन होगा, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, है ना। क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन होगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से इस पे आ जाएगा पॉजिटिव और इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो फिर से देखो फिर वही बन गया कि नहीं बन गया। और इस पे अगर बेंजीन दोगे तो फिर से इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, और फिर से क्या बना लेगा, क्यूमीन बना लेगा। तो आप देख पा रहे हो कि सारे ऑप्शन से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, क्यूमीन का फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। तो जो अपना आंसर है वो अपना आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो आंसर जो है वो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 93। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि अपने पास दिया है कुछ इस तरीके से, Cl है और इधर है C डबल बॉन्ड O Cl और इस पे दिया है AlCl3। अब ये AlCl3 का रिएक्शन कहाँ से होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ से जनरेट होगा। तो ये जो Cl है ये किस में जा रहा है, रेजोनेंस में, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ से क्लोरीन को निकाल नहीं पाएंगे, यानी यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से रिएक्शन होना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो आपके पास कार्बोनिल ग्रुप होता है उससे जुड़ा है जो हेलोजन जो होता है वो क्या होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ना। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से Cl क्या करेगा, AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, और AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा रिएक्शन में। तो हम लोग इस तरह से इसको उल्टा बना के लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसको इधर लिख दिया Cl और इधर लिख दिया उल्टा घुमा के C डबल बॉन्ड O Cl, और इसमें क्या किया, AlCl3 के साथ रिएक्शन करा दिया। तो फिर से वही सेम फंडा, इसका लोन पेयर क्या होगा, इस पे अटैक करेगा, है ना। क्या देगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देगा। क्या देगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ से इस पे जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, इधर तो Cl जैसा है वैसा ही रहेगा, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा वो। इस पे Cl पे क्या आ गया, पॉजिटिव, और AlCl3 पे क्या आ गया, नेगेटिव। अब ये अनस्टेबल है तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, Cl, और यहाँ क्या है, C डबल बॉन्ड O, और इस पे आ गया पॉजिटिव। मतलब यही आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और इसी इलेक्ट्रोफाइल को आप क्या करोगे, दूसरे बेंजीन पे ले जाकर जोड़ दोगे, है ना। दूसरा बेंजीन जो दिया है आपके पास यहाँ अवेलेबल है ना, उससे ले जाकर जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से आके इस पे जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा बताओ, Cl, C डबल बॉन्ड O, और इस तरीके से इस पे बेंजीन है, राइट। तो आप ढूंढोगे इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा आपका जाएगा। तो आप ढूंढो कि पैरा पोजीशन पे ढूंढना है, ध्यान देना, है ना। ये वाला कौन सा पोजीशन पे है, ये आपका मेटा पोजीशन पे दिया हुआ है, जबकि इस वाले ऑप्शन में पैरा पोजीशन पे Cl है। देखो पैरा पे है ना, इससे पैरा पोजीशन पे है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि यहाँ भी सर क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ अगर रेजोनेंस में जा रहा है तो सर यहाँ भी तो रेजोनेंस में है। नहीं, यहाँ पर क्या है कि आपके पास जो C डबल बॉन्ड है जब यहाँ से निकला तो बताओ ये जो है ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू या आप बोल सकते हो रेजोनेंस के थ्रू क्या कर पा रहा है, इसको स्टेबलाइज कर पा रहा है। इस वजह से यहाँ से Cl का निकलना पॉसिबल है। और हम लोग देखते भी हैं जैसे गिग्नार्ड एजेंट वगैरह रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो RMgX होता है तो R माइनस जो होता है वो अपने पास अगर है इस तरह का CH3 C डबल बॉन्ड O Cl है तो इस पे अटैक करता है और इसको यहाँ से इस तरीके से बाहर भी निकालता है। तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जब भी कार्बोनिल ग्रुप से आपको कोई हेलोजन जुड़ा हुआ दिखे तो आप वहाँ पर क्या करा सकते हो, वहाँ पर आप फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करा सकते हो। और एसाइलेशन में हम लोग पढ़ते भी हैं, है ना, कि आपके पास कार्बोनिल से हेलोजन जुड़ा होता है तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस वजह से इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। और इस वजह से हम लोग बोलते भी है कि यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना है क्योंकि ऑलरेडी ये कार्बोकेटाइन पहले से क्या है, स्टेबलाइज्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं। जबकि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग क्या कराते हैं, वहाँ पर रीअरेंजमेंट कराते हैं और फिर तब प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि एसाइलेशन में ऐसा नहीं है। तो काइंड ये जो आप देखोगे रिएक्शन बेसिकली है क्या, ये तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन का एक आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था और आपको बस ध्यान देना था कि कौन सा निकल पाएगा और कौन सा नहीं निकल पाएगा। तो चूंकि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहा है बेंजीन रिंग के साथ, इसीलिए इसको निकालना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं दिया और यहाँ से दे दिया तो Cl निकला तो इस पे प्लस आया। क्या आपको इतना बार बार लिखना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि इस पे इसको निकाल दिया, इस पे प्लस आ गया और प्लस को बेंजीन पे जोड़ दिया, बस आपका आंसर वहीं पे खत्म हो जाएगा। यानी आप देखकर भी बता सकते थे ये Cl यहाँ से सर निकल जाएगा, इस पे प्लस आएगा, इसको बेंजीन पे जोड़ देंगे तो आंसर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन का सी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94। इस क्वेश्चन में हमें एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दिया है और हमें उसका रेट लो दिया है और पूछा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो हमें पता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं रेट लो के अंदर, सभी के पावर का जो सम है बस उसे बोलते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में है 1/2 प्लस बी की पावर में है 1/3 प्लस सी की पावर में है 1/4। तो बस ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 6 4 प्लस 3।
एंड दिस इज 13/12. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95. इस क्वेश्चन में हमें 3 ग्राफ दिए हैं एंड पूछा है कि कौन सा ग्राफ किस रिएक्शन ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो पहले ग्राफ में हमें दिया है y एक्सिस पे -dA/dt और x एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ A, और ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो हमें पता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन है, रेट इज -dA/dt, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ A. तो अगर y एक्सिस पे हम प्लॉट करें -dA/dt और x एक्सिस पे प्लॉट करें कंसंट्रेशन ऑफ A, तो ये है ग्राफ y इज इक्वल टू mx विच इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसका मतलब कि जो पहला ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को. अब बात करते हैं सेकेंड ग्राफ की. अब सेकेंड ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन दिया है विथ नेगेटिव स्लोप. तो हमें पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ का इक्वेशन है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT. तो अगर हम y एक्सिस पे प्लॉट करें कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t एंड x एक्सिस पे प्लॉट करें t, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे स्लोप m है माइनस k, नेगेटिव स्लोप है और स्ट्रेट लाइन है. इसका मतलब जो सेकेंड ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन को, और इक्वेशन है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT. इसके बाद जो थर्ड ग्राफ है वो दिया है 1/a वर्सेस t का, और हमें पता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ है 1/at इज इक्वल टू 1/a0 प्लस KT. तो अगर हम y एक्सिस पे प्लॉट करें 1/at और x एक्सिस पे प्लॉट करें t, तो फिर से ये इक्वेशन आ जाएगी स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप है इसका k विच इज पॉजिटिव. इसका मतलब कि जो थर्ड ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को. इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. पहला ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ग्राफ जीरो ऑर्डर एंड थर्ड ग्राफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 96. इस क्वेश्चन में हमें गिवन रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट Kf दिया है, और हमें इक्विलिब्रियम पे दोनों स्पीशीज का नंबर ऑफ मोल्स दिया है और वॉल्यूम भी दिया है वेसल का, और पूछा है बैकवर्ड रेट कांस्टेंट क्या होगा. तो Kb पूछा है. तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन Kf बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन Kb. तो Kf तो हमें दिया है विच इज 7.5 इंटू 10⁻³ और हमें Kb पूछा है. तो एक काम करेंगे, लेट्स कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा इस रिएक्शन के लिए concentration of product CH3 at equilibrium to the power coefficient 2 divided by concentration of C2H6 at equilibrium. तो CH3 के number of moles at equilibrium दिए हैं 10⁻⁴ divided by volume of vessel दिया है 10. तो ये है concentration of CH3 to the power आएगा 2 divided by concentration of C2H6, ये हो जाएगा moles of C2H6 जो दिए हैं 10 और vessel का volume है 10. So this value is equal to 10⁻⁻10. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻⁻10. So यहाँ से मिलेगा हमें Kb is equal to रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन Kf बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Keq. तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन Kf दिया है 7.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया 10⁻10, एंड दिस वैल्यू इज 7.5 into 10⁻⁷, and this is the rate constant of backward reaction. तो हमारा आंसर हो जाएगा गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97. इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. स्टेटमेंट 1 में गिवन है द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A हैज द सेम यूनिट्स फॉर ऑल रिएक्शंस. तो हमें अर्हीनियस इक्वेशन पता है रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A इंटू e⁻⁻ RT. अब e⁻⁻ ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसका यूनिट नहीं होता, इट इज यूनिटलेस. इसका मतलब प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A का यूनिट वही होगा जो रेट कांस्टेंट K का यूनिट होगा. एंड हमें पता है कि अगर रिएक्शन का ऑर्डर चेंज करेंगे तो K का यूनिट भी चेंज होगा. इसका मतलब रिएक्शन का ऑर्डर चेंज करेंगे तो A का यूनिट भी चेंज होगा,
क्योंकि A और K का यूनिट सेम होता है। इसका मतलब सभी रिएक्शंस के लिए A का यूनिट सेम नहीं होगा, और इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, और स्टेटमेंट 2 में दिया है e टू द पावर माइनस EA/RT हैज नो यूनिट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वी कैन से द स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98। इस क्वेश्चन में हमें 4 कंपाउंड्स दिए हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट दिया है एंड पूछा है कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका होगा। तो हमें पता है कि जिस कंपाउंड के लिए, जिस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मतलब कि उसे इजीली वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। सो लोअर द बॉइलिंग पॉइंट हायर इज द वेपर प्रेशर। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर उसका होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा। तो गिवन कंपाउंड्स में लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट दिया है CH3OH का, विच इज 65 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसी का वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CH3OH। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99। ये एक असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें असर्शन का स्टेटमेंट है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट है हेनरीज लॉ का, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस गैस का सोल्यूबिलिटी बढ़ता है। असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट। और रीजन में दिया है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो हमें पता है जब कोई गैस इसे लिक्विड में डिसॉल्व होती है, लेट्स से वाटर के अंदर डिसॉल्व हो रही है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें हीट रिलीज होती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और हमें पता है कि जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर कम करते हैं देन द रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कम करेंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैस इंक्रीजेस। तो रीजन में दिया है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर। रीजन का स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो हम ये बोल सकते हैं कि assertion is true but the reason is false। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100। इस क्वेश्चन में हमें एक हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है और उसका मैकेनिज्म दिया है एंड हमें पता लगाना है उसका ऑर्डर बाय RDS मेथड। एंड वी नो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही होता है RDS। तो इस रिएक्शन का सेकेंड स्टेप है स्लोवेस्ट स्टेप, वो है RDS। तो रेट हो जाएगा रेट कांस्टेंट K, और RDS के अंदर रिएक्टेंट्स में है A और B2, तो ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। अब जो A है वो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट है एंड वी नो कि इंटरमीडिएट हम हमारे फाइनल रेट लो के अंदर नहीं आ सकता, तो हमें इसे करना पड़ेगा एलिमिनेट। और B2 रिएक्टेंट है तो ये हमारे फाइनल एक्सप्रेशन में आ सकता है। सो इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 और हमें कंसंट्रेशन ऑफ A को करना है एलिमिनेट। तो इसके लिए यूज करेंगे हम पहली रिएक्शन या पहले स्टेप का इक्विलिब्रियम को। तो पहला स्टेप है A2 इन इक्विलिब्रियम विथ A प्लस A, इसका मतलब 2A। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट A टू द पावर कोफिशिएंट 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2। और यहां से मिलेगा हमें कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KEQ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 टू द पावर हाफ। और इस एक्सप्रेशन को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इन इक्वेशन 1 तो ये बन जाएगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट K एंड कंसंट्रेशन ऑफ A है स्क्वायर रूट ऑफ KEQ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A2 टू द पावर हाफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। सो ये है हमारा फाइनल रेट लो, और इसके अंदर वी कैन सी ऑर्डर हो जाएगा द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। तो A2 की पावर में है 1/2 प्लस और B2 की पावर में है 1, दिस इज 3/2। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 3/2। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।